ने नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी लेक्चर दिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और आपने ये भी सिखाया कि यहाँ बहुत लंबे समय तक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ रही हैं। तो क्या हम शुरुआत से शुरू कर सकते हैं? नॉर्थ अमेरिका के पहले इंसान कौन थे? तो हजारों साल तक पेलो इंडियन और आर्केइक पीरियड रहा, जैसा कि हमने इस बातचीत की शुरुआत में कहा था। शायद 30,000 साल पहले इंसान अमेरिका आए थे। लेकिन यहाँ जो पहली संस्कृतियां विकसित हुईं, वो मिसिसिपी और उसके पूर्व में माउंट बिल्डर्स थे। इसके अलावा एक और अलग ग्रुप था जो आज के अमेरिकी साउथ वेस्ट फोर कॉर्नर्स इलाके में रहता था। यही लोग आगे चलकर पुएब्लो समुदाय बने, जो आज भी जूनी और होपी लोगों के रूप में वहां बसे हुए हैं। तो हमारे पास ये दो क्लस्टर्स हैं। नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली मेजर कम्युनिटी तो एक ऐसी जगह पर है जहां होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। नॉर्दर्न लुइसियाना में। लोग मुझे पागल समझते हैं जब मैं ये कहता हूं, लेकिन नॉर्दर्न लुइसियाना में एक पिरामिड है। एक बहुत बड़ा पिरामिड पॉवर्टी पॉइंट नाम की जगह पर, जो कि 3,500 साल पुराना है। यानी ये मिस्र के पिरामिडों जितना ही पुराना है, और वो लुइसियाना के बायूस से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते जब मैं ये कहता हूं, लेकिन ये है वहां। माउंट बिल्डर्स, वो समाज कैसा था? बाकी सबकी तुलना में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेसो अमेरिका में? वे हजारों वर्षों में विकसित हुए। हम उन्हें माउंट बिल्डर्स कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिस पर मुझे आपत्ति है। मुझे लगता है कि हमें इसका बेहतर नाम रखना चाहिए, और अब हम उन्हें मिसिसिपियन कहते हैं, जो उनके अंतिम संस्करण थे। लेकिन आमतौर पर हम इन सभी को माउंट बिल्डर्स ही कहते हैं, लेकिन जो उन्होंने बनाया वह पिरामिड थे। अब वे माउंट की तरह दिखते हैं, और उन्होंने इन्हें पत्थर से नहीं बनाया था। यह हमारे इनहेरेंट पश्चिमी पक्षपाती दृष्टिकोण का हिस्सा है। हम मानते हैं कि जो चीज पत्थर से बनी हो वह उन्नत होती है, और जो मिट्टी से बनी हो वह बुनियादी होती है। लेकिन अपनी पूरी जीवन शैली में उनके पास मिट्टी के कोर थे, लेकिन साथ ही उनके पास मिट्टी के आवरण भी थे। अ, यानी उनके पास ढलान वाले रास्ते थे, और ऊपर पूरी इमारतों के परिसर थे। वहां राजा रहते थे। अ, मिसिसिपियन सभ्यता के सबसे बड़े शहर को काहोकिया कहा जाता था। यह सेंट लुइस के बिल्कुल बाहर ही बना हुआ था। ये वाकई में बेहद विशाल था। यहाँ लगभग 20,000 लोगों की आबादी थी, और चारों ओर पिरामिड जैसी संरचनाएं थीं। इसके चारों ओर एक बड़ी पालिसेड दीवार भी थी। ये एक पूरी तरह से विकसित और समृद्ध महानगर था। हम अमेरिका में एक तरह की सामूहिक याददाश्त की कमी से जूझ रहे हैं, जैसे हम कभी इन विशाल और उन्नत सभ्यताओं के बारे में बात ही नहीं करते। काहोकिया पहला बड़ा शहर था, लेकिन इसके बाद यह मिसिसिपी से लेकर अटलांटिक तक फैल गया। इन बड़े शहरों की संख्या सैकड़ों थी, और हर एक शहर में 5,000 से 10,000 लोग रहते थे। यह एक विशाल सभ्यता का हिस्सा था, जो पूरे महाद्वीप में फैली हुई थी। वे अपनी अलग सभ्यता थे, या उनके बीच कोई ऐसा तत्व था जो उन्हें आपस में जोड़ता था? उनके पास एक एकजुट धर्म और संस्कृति थी। हालांकि वे एक साम्राज्य नहीं थे, बल्कि युद्धरत नगर राज्य थे। ये क्षेत्र बड़े राजाओं के अधिकार में थे, जबकि उनके आसपास के शहर छोटे शासकों और अधिकारियों के नियंत्रण में थे। इसका मतलब था कि हर शहर का अपना प्रभुत्व था, लेकिन वे एक ही धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए थे। फिर एक दिन और फिर एक किंगडम या तो अपने पड़ोसी से दोस्ती कर लेता था, या फिर लड़ाई करता था। मम्म। तो मुझे लगता है कि वे कुछ हद तक देशों की तरह थे। हाँ, हम ये सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि इस पैचवर्क में, जो आज के पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा था, अलग अलग देश थे। और यह इतना अजीब है कि हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से स्पेनिश द्वारा दर्ज किया गया था। मैं सिर्फ आर्कियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, हम आजकल इन्हें आर्कियोलॉजी में खोजते हैं। लेकिन फर्नांडो द सोतो फ्लोरिडा में उतरा और 3 साल तक यात्रा की। अ, उसने कैरोलिनास से होते हुए अल्बामा और लुइसियाना तक यात्रा की, और वह पहला व्यक्ति था जिसने उस क्षेत्र में जाकर मिसिसिपी नदी को देखा। लेकिन 3 साल तक वह शहर दर शहर यात्रा करता रहा। अफसोस की बात यह है कि उसने इन शहरों को नष्ट कर दिया, उनका सारा मक्का खा लिया, और उन्हें बीमारियां दे दीं। लेकिन दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है। उसने उसने लाखों लोगों से मुलाकात की, जो एक बहुत ही उन्नत और संगठित सभ्यता का हिस्सा थे। तो ये बीमारी और
संसाधनों की चोरी थी। लेकिन क्या वहां पर सीधे सीधे हत्या भी हो रही थी? दुर्भाग्यवश हाँ, वह एक हत्यारा, मानसिक रूप से असंतुलित और झूठा था। उसने लोगों को यह दिखाया कि वह किसी तरह का देवता है, और असल में उसने यह तरीका इंका से सीखा था। वह पिजारो के साथ अपनी पहली यात्रा पर था और फिर वापस स्पेन चला गया, जहां वह अमीर हो गया। उसकी एक पत्नी थी और एक महल था। फिर वह उब गया और उसने उत्तरी अमेरिका में 3 साल तक आतंक मचाने का फैसला किया। लेकिन उसने लोगों को अ, जलती हुई चिता पर जलवाया और अपने कुत्तों से अ, उन्हें चीथड़े चीथड़े करवा दिया। वह बहुत ही क्रूर और बर्बर था। उसने उस इलाके पर पूरी तरह से डर के जरिए शासन किया और किसी का भी सम्मान नहीं किया। उसने हमेशा वादे किए, लेकिन उन्हें बार बार तोड़ा। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह वाकई एक निर्दयी और अत्याचारी व्यक्ति था। तो उस समय में जब क्रिस्टोफर कोलंबस आए तो वो पूरा दौर कैसे कैसे बदल गया? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंथ्रोपोलॉजिकल से जुड़ी साहित्य की शाखा है। इसे कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है, जो कोलंबस के नाम पर आधारित है। लेकिन यह पूरा व्यापार है जो नए और पुराने विश्व के बीच लगातार चलता रहा। और ओल्ड वर्ल्ड को तो बहुत ही बढ़िया और अद्भुत चीजें मिली। अचानक उनका आहार पहले जैसा खराब नहीं रहा। उनके पास बहुत सारी सब्जियां आ गईं। न्यू वर्ल्ड को कई तरह के पालतू जानवर मिले, जैसे सुअर, गाय और बकरियां, जो पहले वहां नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ उसे 13 खतरनाक संक्रामक रोग भी मिल गए। यूरोप में कई बार महामारियां आईं और धीरे धीरे वहां के लोगों में कई बीमारियों के खिलाफ एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई थी। लेकिन ये रोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। बस इतना था कि अब ये रोग समाज में जंगल की आग की तरह तेजी से नहीं फैल सकते थे। जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे तो अचानक ही एक के बाद एक खतरनाक बीमारियां वहां के लोगों पर टूट पड़ीं। ये बीमारियां इतनी भयंकर थीं कि पहले 20-30 सालों में बहुत से लोग एक साथ कई जानलेवा बीमारियों का शिकार हो गए। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें एक ही समय में कई गंभीर रोगों को पकड़ा और उनकी वजह से उनकी मौत हो गई। यह संख्या इतिहास का एक शर्मनाक हिस्सा है, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे यूरोप ने जानबूझकर उन पर किया हो। उस समय का चिकित्सा विज्ञान अभी भी 4 ह्यूमर्स के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें माना जाता था कि लोग पीले पित्त, काले पित्त, खून और बलगम से बने होते हैं, और हम ऐसी चीजें करते थे जैसे कि उसे खून देना होगा, फिर उसे बेहतर महसूस होगा। हमें यह पता ही नहीं था कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि ये सारी बीमारियां एक झुंड की तरह सभी को अपनी चपेट में ले रही थीं। और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक पहले 50 सालों में 90% लोग मारे गए थे। और यह भी कि लोगों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अ, हमारे अनुमान के अनुसार अ, अब यह संख्या लगभग 150 मिलियन लोगों के आसपास पहुंच चुकी थी, और उनमें से 90% लोग मर गए, और उनके साथ उनकी सारी जानकारी भी चली गई। बस सोचिए उस पल के बारे में। जब हालात खराब होते हैं तो कौन मरता है? यह युवा और बुजुर्ग होते हैं। तो सारे ज्ञान रखने वाले अचानक मर जाते हैं। बच्चे मर जाते हैं। यह अगली पीढ़ी, जो आधे ज्ञान के साथ थी और अब पूरी तरह से हताश हो चुकी है, सोचती है कि यह एक आध्यात्मिक हमला है, कि उनके भगवान उनसे नफरत करते हैं, और इसका एकमात्र समाधान यह है कि वे इस नए ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। लेकिन वे नहीं चाहते कि बच्चों को इस दुनिया में लाया जाए जहां हर कोई मर रहा है। और अगर वे बच्चों को लाते भी हैं, तो वे उन्हें वह ज्ञान नहीं सिखा सकते जो बुजुर्ग उन्हें सिखाने वाले थे, क्योंकि बुजुर्ग अब नहीं रहे और उन्होंने वह ज्ञान पूरी तरह से नहीं सौंपा। तो मानव इतिहास के एक ही भयानक पल में इस तरह पूरी पीढ़ी अपना सारा ज्ञान खो देती है। तो बहुत सारी चीजें जो इन लोगों को पता थीं, बस अचानक गायब हो गईं। लेकिन इसके साथ ही सारी सभ्यताओं का ज्ञान भी खो जाता है। वे जो कुछ भी जरूरी थे वह सब खो जाता है। वो जो कुछ भी जानते थे वो उसी समय खो गया। मायंस के पास हायरोग्राफ्स थे, और उनसे हमें बहुत कुछ पता चला है। हाँ, लेकिन उस ज्ञान का दो में कोई गहरा समावेशन नहीं था। तो जब यूरोपीय आए तो यह ऐसा नहीं था कि संस्कृतियों का आपस में मेल जोल हुआ हो, बल्कि यह एक प्रभुत्व स्थापित करने और सब कुछ मिटाने की कहानी थी। नॉर्थ अमेरिका में एक नया शब्द है जो कि मुझे पसंद है। हम इसे मिसिसिपियन शैटर जोन कहते हैं। वह मिसिसिपियन सभ्यता लाखों लोगों की थी, लेकिन समय के साथ वे अगले कुछ सदियों में हर जगह फैल गए, और अब हमारे पास यह बिखरी हुई जोन है जहां खंडहर हैं, और वे लोग जो असल में इन खंडहरों से थे कहीं और एक दूर दराज के आरक्षित क्षेत्र में हैं। मैं अभी एक चेरेकी आदमी से बात करने वाला हूं, जिसने मेरी कुछ बातें सुनी और कहा,
जो कुछ आप हो चंक संस्कृति के बारे में कह रहे थे, मेरे दादी नानी भी इस तरह की बातें किया करते थे। क्या मैं आपसे फोन पर बात कर सकता हूँ? आपसे इन चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये बिखरी हुई जोन है, जहां हम कोशिश करेंगे इस पहेली के टुकड़ों को फिर से जोड़ने की, खासकर मिसिसिपियन धर्म के संदर्भ में। मुझे सच में लगता है कि इस पीढ़ी में हम प्रगति कर रहे हैं, और यह रोमांचक है कि हम इस प्राचीन धर्म और उसकी पौराणिक कथाओं को फिर से जोड़ने का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे आजकल कई लोग क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का खोजकर्ता मानते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वाइकिंग्स 100वीं ईस्वी के आसपास ही उत्तर अमेरिका पहुंच गए थे। अब आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि वाइकिंग्स ने वहां विस्तार नहीं किया और उपनिवेश नहीं बसाए, जबकि उनके पास वहां जाने का मौका था? क्योंकि उन्हें मार के भगाया गया था। ठीक है, सिंपल। बिल्कुल सही। ये पूरी तरह सच है कि वाइकिंग्स यहां आए थे। नोवा स्कोटिया में एक शानदार साइट है जिसे लॉन्स ओ मेडोज कहा जाता है, जहां साफ तौर पर एक विकिंग्स कॉलोनी के अवशेष मौजूद हैं। ये लीफ एरिक और उसके पिता एरिक द रेड थे, जिन्हें यूरोप से निकाल दिया गया क्योंकि वे बार बार लोगों को मारने से नहीं रुक रहे थे। तो वे ग्रीनलैंड गए और फिर जैसे तैसे आइलैंड से आइलैंड कूदते हुए कनाडा तक पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि उस क्षेत्र की जो संस्कृति थी, उसे डॉर्सेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन डॉर्सेट की संस्कृति का वाइकिंग्स से कोई ताल्लुक नहीं था। वे हर दिन वाइकिंग्स के बस्ती पर हमला करते थे और उन्हें 1 इंच भी जमीन नहीं देते थे। ये तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने ये नहीं तय कर लिया कि यह सब बेकार है, और फिर छोड़ दिया। वाइकिंग्स ने आयरलैंड पर भी हमला किया और वहां उन्हें कई मठ मिले जिनमें सोने से भरी हुई चीजें थीं, और उन मठों में लोग बस ये कह रहे थे, हम भगवान के लोग हैं, हम लड़ाई नहीं करते। राजा सोच रहे थे, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत आसान होगा, हम बस इन सभी ईस्टर अंडों को लूट लेंगे। लेकिन कनाडा में जो मूल निवासी थे, वे बिल्कुल भी नहीं झेले। उन्होंने उन्हें धूल चटाई। दरअसल लीफ एरिक्सन के भाई थॉर वहीं मारे गए थे। नेटिव्स ने उन्हें मार डाला। वह बस्ती का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बस मार डाला। तो बहुत से नेटिव अमेरिकन कल्चर्स भी, मतलब वो भी सोफिस्टिकेटेड और लड़ाकू संस्कृति वाली थी। हाँ, उन्होंने जमकर लड़ाई की, खासकर मिसिसिपियन सभ्यता के लोग। वे वाकई में बहुत मजबूत और साहसी थे, और वही हाल था 5 राष्ट्रों का, मोहनक, ह्यूरॉन, जो उन वाइकिंग्स को वहां हराने वाले थे। वे शायद एल्गोनक्विन बोलने वाले थे, लेकिन वे ग्रेट लेक्स के आसपास के इलाकों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन वे सभी बहुत ही मजबूत और साहसी लोग थे। जब आप स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों के बारे में सोचते हैं और उन 10 करोड़ लोगों के बारे में जिन्हें मार डाला गया, तो क्या आपको ये इतिहास की एक ट्रेजेडी लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि ये तो इतिहास का चलन है? मुझे लगता है कि जो महामारियां फैलीं, वो एक सच्ची ट्रेजेडी थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यह बिल्कुल भी एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि इस स्थिति का कैसे सामना किया जाए। ये बस एक दुखद घटनाओं का ऐसा मिला-जुला तूफान था। मुझे लगता है कि स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों को जो ब्लैक लेजेंड कहा गया है, उसमें उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया गया है, यह मानते हुए कि वे बस अमेरिका में घुसे और सबको मार डाला। ये सच नहीं है। असल में वह महामारियां थीं जिन्होंने सबको मारा। दरअसल मैंने एक बहुत ही भावनात्मक कहानी पढ़ी थी, जो एक स्पेनिश पादरी के बारे में थी, जो ब्राजील के उत्तरी हिस्से के अमेजन में था। उसने एक आदर्श समुदाय बनाया था, और वह उन लोगों को वहां ला रहा था जो बीमार हो रहे थे। और उसने लिखा, मैं सभी को बपतिस्मा दे रहा हूं। मैंने एक दिन में 10,000 लोगों को बैप्टाइज किया, लेकिन फिर भी ईश्वर उन्हें मार रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? वे तो वही कर रहे हैं जो मैं उन्हें कह रहा हूं। वे तो ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस होली वाटर से वो उन्हें बैप्टाइज कर रहे हैं, उससे वो सबको बीमार कर रहे हैं। वो इसे बढ़ा रहे हैं, और उन्हें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन वो तो उन्हें मार रहे हैं। हाँ। ये एक ट्रेजेडी है। ये सिर्फ स्पॉइल्स गो टू द विक्टर वाली बात नहीं है। ये पूरी तरह से एक सीधी ट्रेजेडी है। हाँ। हाँ, लेकिन ब्लैक डेथ के साथ क्या करना है, ये समझना मुश्किल है। मेरा मतलब है, इन्फेक्शंस नॉर्मल ह्यूमन टर्म्स पर ऑपरेट नहीं करते, है ना? वो बस पूरी पॉपुलेशन में फैल जाते हैं।